हेलो स्टूडेंट्स। तो स्क्रीन देखकर ही पता चल गया होगा कि इस लेक्चर में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो देखते हैं एमसीक्यूज 1। तो अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अ सेल, अ रजिस्टर, अ की एंड अ मीटर आर अरेंज्ड एज shown in the circuit diagram of figure 12.1. The current recorded in the ammeter will be। यहाँ पर ये 3 सर्किट्स दिए हुए हैं और हमें इन तीनों में बताना है करंट रिकॉर्डेड। और ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम इन फर्स्ट, मैक्सिमम इन सेकेंड, मैक्सिमम इन थर्ड, द सेम इन ऑल द केसेस। तो इसके लिए हम आपको एक कॉन्सेप्ट ये बता दें कि तीनों ही सर्किट में देखो तो एक रजिस्टर कनेक्टेड है। एक रजिस्टर इस सर्किट में भी है, एक रजिस्टर इस सर्किट में भी है, एक रजिस्टर इस सर्किट में भी है। एक अमीटर यहाँ भी लगा है, एक अमीटर यहाँ भी लगा है और एक अमीटर यहाँ भी लगा हुआ है। इसमें भी की लगा हुआ है, इसमें भी की लगा हुआ है और इसमें भी की लगा हुआ है। इसमें भी बैटरी है, इसमें भी वही बैटरी, इसमें भी वही बैटरी। ठीक। बस इनका जो ऑर्डर है वो चेंज किया हुआ है। तो ऑर्डर जो होता है सर्किट एलिमेंट का वो करंट को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक। मीन्स तीनों सर्किट में करंट क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्यों सेम रहने वाला है? क्योंकि करंट एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो करंट के वैल्यू को अफेक्ट नहीं करता है। करंट का वैल्यू अफेक्टेड होता है तो रेजिस्टेंस से। अगर किसी में ज्यादा रेजिस्टेंस लगा होता तो हम कह सकते थे कि उसमें करंट कम होगा, और जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें हम कह सकते थे कि करंट ज्यादा होगा। बट तीनों में रेजिस्टेंस सेम है, इसलिए करंट भी तीनों में सेम होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी यही बताना है कि किस सर्किट में करंट ज्यादा होगा। तो इसके लिए रजिस्टेंस पर फोकस करते हैं। तो फर्स्ट सर्किट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सर्किट में रेजिस्टेंस 2 ओम का लगा हुआ है, बैटरी कितने की है? 12 वोल्ट की है। तो करंट कितना जाएगा? I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R मीन्स 12 अपॉन 2 मीन्स इसमें 6 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। अब I1 तो पता चल गया फर्स्ट सर्किट में करंट। अब सेकेंड सर्किट में करंट को देखते हैं। तो सेकेंड सर्किट में बैटरी 12 वोल्ट की ही है, रेजिस्टेंस यहाँ पर 4 ओम हो जाएगा, तो इसमें 3 एम्पियर का करंट। अब थर्ड सर्किट को देखते हैं। तो इसमें करंट I3 इज इक्वल्स टू 12 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर 2 ओम और 2 ओम ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो अगर इनका हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो आर नेट इज इक्वल्स टू 2 ओम के 2 रेजिस्टर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को ऐड कर लो और ये कितना आ गया? 1 ओम। ठीक है। तो यहाँ पर V अपॉन आर मीन्स इसमें 12 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, क्योंकि थर्ड वाले सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ही कम है, तीनों के कंपैरिजन में कम है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? मीन्स मैक्सिमम इन केस थर्ड, मैक्सिमम करंट फ्लो होगा थर्ड केस में। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन। तो इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी की बात यहाँ पर की जा रही है। तो रजिस्टिविटी नेचर पर डिपेंड करती है, मटेरियल के शेप और साइज पर नहीं। तो ये ऑप्शन हो जाएगा नेचर ऑफ द मटेरियल। जब तक मटेरियल को चेंज नहीं करते तब तक रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। Number of electrons passing through a cross section of the filament in 16 seconds would be roughly। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 16 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर हम बात करें 1 एम्पियर करंट की, 1 एम्पियर करंट का क्या मतलब होता है? 1 एम्पियर करंट का मतलब होता है कि 1 कूलम चार्ज पर सेकेंड फ्लो करना। ठीक। मीन्स 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया? 1 कूलम चार्ज फ्लो किया। और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये लर्न रखना होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.6 इन, यहाँ पर 6.25 इंटू 10 पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बताना क्या है यहाँ पर? ये बताना है तो 16 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। तो 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज, तो 16 सेकेंड में 16 कूलम चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 16 इंटू 6.25 इंटू 10 पावर
18। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करने पर आ जाएंगे 100, मीन्स 100 इंटू 10 पावर 18। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पावर 20। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मीन्स 16 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। और यहाँ पर ये जो डेटा हमने बताया 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज, और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हो, फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई। अगर चार्ज 1 कूलम हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड आउट करना है। ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर-19। तो एन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1.6 10 पावर-19 अपॉन यहाँ पे ये 1/1.6 इंटू 10 पावर-19 आएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 6.25 इंटू 10 पावर 18। मीन्स 1 कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखनी है कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 पावर-19 कूलम, और 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द सर्किट इन विच द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली कनेक्टेड। तो इसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है कि जो अमीटर हो, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होना चाहिए, और वोल्ट मीटर ये पैरेलल में कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक, और एक बात और, मान लो ये पहली बात, ये दूसरी बात, ये और तीसरी बात, कि जो प्लस वाला टर्मिनल है वो प्लस वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट हो, और माइनस वाला टर्मिनल माइनस वाले टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब चेक करते हैं। तो पहले फर्स्ट में जो वोल्ट मीटर है वो तो सीरीज में कनेक्टेड है, जबकि वोल्ट मीटर किस में कनेक्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया रॉन्ग। सेकंड में यहाँ पर अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। अब टर्मिनल्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस प्लस के साथ दिख रहा है कनेक्ट होता हुआ, यहाँ पर ये माइनस अमीटर के माइनस से भी कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर जो हमने एक प्लस और माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस की बात जो हमने की है, इसका ये मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल उस मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट हो, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल उस मीटर के, चाहे वो अमीटर हो या वोल्ट मीटर हो, उसके नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो ये तो करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ये करेक्ट भी है और ये करेक्ट ऑप्शन भी होगा। अब थर्ड को भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है थर्ड में। तो थर्ड में अमीटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, तो ये तो रॉन्ग है। फोर्थ में अमीटर को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ये सही है। वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया, ये भी सही है। बट यहाँ पर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया, जो कि रॉन्ग है। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को ही कनेक्ट करना था। ठीक, तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग, मीन्स सेकेंड करेक्ट होगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6। What is the maximum resistance which can be made using 5 resistors each of 1/5 ohm? ठीक, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 1/5 ओम के 1/5 ओम के कितने रजिस्टर्स हैं, 5 रजिस्टर्स हैं, और इन सबको हमें कनेक्ट करके इस तरह से कनेक्ट करना है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिले। ठीक, तो जब भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस की बात की जा रही हो उस सिचुएशन में हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, और जब ये कहा जा रहा हो कि मिनिमम रेजिस्टेंस मिले तब पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, मीन्स अगर ये क्वेश्चन मिनिमम का होता तो हम किस में कनेक्ट करते, पैरेलल में कनेक्ट करते, बट ये क्वेश्चन मैक्सिमम का है, तो मैक्सिमम के लिए सीरीज में कनेक्ट करना होगा। तो सीरीज में अगर हम कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या होगा
1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1 ये ऐड कर देंगे, ठीक है। मीन्स R इक्वल्स टू डायरेक्ट ऐड कर देते हैं सीरीज में R1 R2 R3 R4 R5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा 5/5 मीन्स 1 हो। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पर मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इजी भी होते हैं और मैक्सिमम पूछे जाते हैं। तो अगर हमें मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो इसका मतलब पांचों को किस में ऐड कर देना है, ऐड कर देना है पैरेलल में। तो ये 1/5 1/5 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि जो R1 R2 R3 R4 R5 है उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/5 दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा 1/R इक्वल्स टू 5 ऊपर जाएगा। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 मीन्स ये आ गया 25। तो 1/R इक्वल्स टू 25 मीन्स R इक्वल्स टू 1/25 हो। तो अगर पांचों को हम पैरेलल में ऐड करते हैं तो इस तरह से हमें मिनिमम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑब्टेनिंग मैक्सिमम पोटेंशियल इज। मतलब यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कई सेल्स का और बताना है किस केस में मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा। तो मैक्सिमम पोटेंशियल का ये मतलब होता है कि जब हम सेल को इस तरह से कनेक्ट करें, जैसे ये सेल है तो ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल को नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और इसका इस सेल का ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम पोटेंशियल कब मिलेगा, जब जब हम प्लस को माइनस से कनेक्ट करते जाएं। जैसे यहाँ पर हम प्लस को माइनस से कनेक्ट करते जा रहे हैं, या मान लो यहाँ पर एक और हम सेल लगा दें, तो ये तो इसका माइनस वाला है और ये इसके प्लस वाले के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल तभी मिलेगा जब माइनस को प्लस से कनेक्ट करते जाओ या प्लस को माइनस से कनेक्ट करते जाओ, ठीक है। मान लो सेल को ऐसे लगा रहे हो इस तरह से, ये इसका प्लस टर्मिनल, एक और सेल ऐसे लगा दिए, ये इसका प्लस टर्मिनल, ये इसका माइनस। तो अगर प्लस को प्लस वाले के साथ लगा दिए तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम हो जाएगा। मान लो अगर ये भी 5 वोल्ट का सेल है, ये भी 5 वोल्ट का सेल है, तो जो नेट वोल्टेज हो जाएगा दोनों का वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सेम टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम पोटेंशियल मिलता है, और अगर अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलता है। अगेन, अगर अपोजिट टर्मिनल्स को कनेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम पोटेंशियल मिलेगा, सेम टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे तो मिनिमम पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। अपोजिट का मतलब प्लस को माइनस के साथ या माइनस को प्लस के साथ। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर दिख रहा है कि ये प्लस ये माइनस, अगेन यहाँ पर देख सकते हो माइनस वाला किससे कनेक्ट है, प्लस से। अगेन यहाँ पर माइनस किससे कनेक्ट है, प्लस से। ये माइनस ये प्लस, अगेन यही प्रोसेस है, ठीक। और सेकंड वाले में क्या प्रॉब्लम है, सेकंड वाले में तो कनेक्शन ही ब्रेक है, ठीक है। यहाँ पर कनेक्टेड नहीं दिख रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये करेक्ट होगा। थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। थर्ड में देखो माइनस को माइनस से कनेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, मीन्स 0 का मतलब कि पोटेंशियल मिनिमम हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन है। यहाँ पर सेकंड जो ऑप्शन है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन में थोड़ा सा इसने करेक्ट तो किया। जैसे यहाँ पर ये माइनस ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस से प्लस कनेक्टेड है, बट अगर हम नेक्स्ट के लिए देखें तो नेक्स्ट अगेन वही प्रॉब्लम, माइनस वाला माइनस से कनेक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए ये रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और ये तो पता चल गया क्यों रॉन्ग है। और यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, माइनस माइनस से माइनस माइनस से, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स वोल्टेज। इसमें से ये बताना है कौन सा वोल्टेज का फार्मूला होता है। तो वोल्टेज का जो फार्मूला हमें पता है वो क्या होता है,
V इक्वल्स टू W/Q, ठीक है, मीन्स वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये इसका डेफिनेशन होता है। देन V इक्वल्स टू W/Q, और यहाँ पर Q को हम क्या राइट कर सकते हैं, Q इक्वल्स टू क्या होता है IT, क्योंकि I इक्वल्स टू क्या होता है Q/T, तो यहाँ से Q इक्वल्स टू IT, तो यहाँ पर Q के प्लेस पर IT। अब यहाँ पर इसका मतलब वर्क डन अपॉन करेंट इनटू टाइम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इनटू का साइन लगा हुआ था, ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट है, तो वोल्टेज का ये फार्मूला होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10, अ cylindrical conductor of length L and uniform area of cross section A has resistance R, another conductor of length 2L and resistance R of the same material। ये पॉइंट नोटेड है कि मटेरियल क्या है, सेम है, मीन्स दोनों की रेजिस्टिविटी सेम हो गई। तो बताना है हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो सेकेंड वाले मटेरियल का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, ठीक, मीन्स फर्स्ट मटेरियल, यहाँ पर फर्स्ट वायर के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है, इसका जो लेंथ है वो कितना है, इसका लेंथ एल गिवन है, ठीक, और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस आर है, ये केस फर्स्ट दिया हुआ है। उसके बाद दूसरे कंडक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है, अनदर कंडक्टर ऑफ लेंथ 2L, एक दूसरा कंडक्टर, एक दूसरा वायर, इसका लेंथ कितना, इसका लेंथ है 2L, और इसका भी रेजिस्टेंस R ही दिया हुआ है। तो ये बताना है कि इसका ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना रखा जाए, ठीक है, इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना रखा जाए कि रेजिस्टेंस सेम ही रहे, ठीक, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मान लो मटेरियल तो सेम है, तो इसकी भी रेजिस्टिविटी रो होगी और इसकी भी रेजिस्टिविटी रो होगी। तो फर्स्ट वायर के लिए फॉर वायर 1 अगर हम फार्मूला राइट करें रेजिस्टिविटी का, तो फार्मूला क्या होगा, रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, ये फार्मूला होगा। और सेकेंड वायर के लिए, सेकेंड कंडक्टर के लिए, क्योंकि इसके लिए भी रेजिस्टिविटी वही होगी, रेजिस्टिविटी क्यों सेम हो रही है, क्योंकि मटेरियल सेम है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इसका भी आर है, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हम लेते हैं ए डैश, और इसका लेंथ कितना गिवन है 2L। अब हमें यही ए डैश कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वल दिखा दो, तो क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल इज इक्वल्स टू आर ए डैश अपॉन 2L, ठीक है, क्योंकि दोनों का LHS इक्वल था, सेम था। यहाँ पर L एंड L कैंसिल हो जाएगा, R एंड R कैंसिल हो जाएगा, मीन्स A डैश इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2A आ जाएगा, ठीक, मतलब ये जो वायर है ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक होगा, ज़्यादा हैवी होगा, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पहले वाले वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया का जस्ट डबल होगा, 2A होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में एक ग्राफ दिया हुआ है, और यहाँ पर R1 R2 R3 गिवन है, और यहाँ पर बताना है किसका वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसमें जब भी हमें ये बताना हो कि रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, तो डायरेक्ट करंट के बारे में सोचा करो, ठीक, कि करंट जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा। अब देखो यहाँ पर हमें सोचना क्या है, जब भी ग्राफ के क्वेश्चंस इस तरह से आएंगे, तो अगर ज़्यादा वोल्टेज पे, ठीक है, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो, मोर वोल्टेज लेस करंट, ठीक, अगर ज़्यादा वोल्टेज हो और करंट कम मिल रहा हो, तो इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। सेकंड पॉइंट क्या नोट रखना है कि अगर वोल्टेज कम अप्लाई किया गया हो, लेस वोल्टेज, और करंट ज़्यादा मिल गया हो, लेस वोल्टेज पे ज़्यादा करंट मिल गया हो, मीन्स रेजिस्टेंस कम होगा, तभी ना ज़्यादा करंट मिला, ठीक। अब यहाँ पर देखते हैं ग्राफ में, पहले सबसे पहले R1 के लिए, तो R1 के केस में यहाँ पर देखो वोल्टेज का जो वैल्यू है वो बस इतना ही है, और करंट ज़्यादा मिला है, ठीक। वहीं पर अगर R2 के लिए देखा जाए,
तो R2 के लिए वोल्टेज इतना अप्लाई किया गया लेकिन करंट थोड़ा सा कम मिला, ठीक। और R3 के लिए वोल्टेज सबसे ज़्यादा अप्लाई किया गया और करंट सबसे ज़्यादा कम मिला, ठीक है। R3 के लिए वोल्टेज ज़्यादा है और करंट कम है, तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। और अगर हम R1 की बात करें तो R1 के लिए कम वोल्टेज पर, ठीक है, वोल्टेज सबसे कम अप्लाई किया गया और करंट ज़्यादा मिल रहा है, ठीक। इसका मतलब R1 क्या है, वो कम है। तो आप सीक्वेंस बना सकते हो, मीन्स R3 किस में ज़्यादा रखा हुआ है, तो R3 ग्रेटर है, R1 लेस है, तो ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इफ द करेंट I through a resistor is increased by 100%, assume that temperature remains unchanged, the increase in power dissipated will be। मीन्स ये कहा जा रहा है कि अगर करंट को हम इंक्रीज कर दें, कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 100% अगर इंक्रीज कर दें तो कितना पावर कंजप्शन या पावर डिसिपेशन कितना इंक्रीज होगा। तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस गिवन हो, मान लो ये एक रेजिस्टेंस गिवन है और ये रेजिस्टेंस R है यहाँ पे, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, तो ये कितना पावर डिसिपेट करेगा, कितना पावर डिसिपेट होगा, तो इसका फार्मूला होता है I²R, ठीक। ये तो स्टार्टिंग में गिवन है, लेकिन यहाँ पर एक बात ये कही जा रही है कि अगर करंट को इंक्रीज कर दिया जाए, वो भी कितना, 100%, तो यहाँ पर इनिशियल करंट तो आई दिया हुआ है, ठीक है, ये इनिशियल केस है। और अगर हम फाइनल केस की बात करें कि बाद में क्या हो रहा है, मान लो वो करंट कितना है, I2, तो I2 का वैल्यू ये दिया हुआ कि जो करंट I है इसी को कितना इंक्रीज कर दें, 100% ऑफ I, ठीक है। मतलब पहले ये I था और इंक्रीज कर दें मीन्स प्लस कर दें कितना, 100%, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2I आ जाएगा, ठीक। मीन्स करंट को 2I कर दिया जा रहा है। अब रजिस्टर R ही है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2I, तो ये पावर अगर हम P1 लें तो यहाँ पर फाइनल केस में कितना पावर डिसिपेट होगा अगेन, तो यहाँ पर I²R, तो यहाँ पर करंट का वैल्यू तो 2I है, ये हो गया I²R, तो P2 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 4I² R आ जाएगा। मीन्स जब करंट को 100% इंक्रीज कर देंगे तब इतना पावर डिसिपेट होगा। अब यहाँ पर निकालना है इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड, मतलब ये कितना इंक्रीज हो गया और वो भी इसका परसेंटेज वैल्यू। तो अगर हमें बस केवल इंक्रीज निकालना हो कितना इंक्रीज हुआ, तो पहले I²R था, बाद में 4I² हो गया, पहले कितना था, I²R था, तो इंक्रीज कितना हुआ, 3I² इंक्रीज हुआ। बट हमें इंक्रीज परसेंटेज निकालना है, तो इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल्स टू मीन्स इंक्रीज अपॉन इसका जो इनिशियल वैल्यू था, ठीक है, अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो इंक्रीज कितना हुआ है, 3I²R, इनिशियल वैल्यू कितना, I²R इंटू 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आता हुआ दिख रहा है 300%, ठीक। मीन्स द इंक्रीज इन पावर डिसिपेटेड विल बी 300%, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 13। द रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज इफ द मटेरियल इज चेंज। अगर मटेरियल को चेंज कर दें तो रेजिस्टिविटी तो चेंज हो जाती है, मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक। सेकेंड, द टेम्परेचर इज चेंज, अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो रेजिस्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, मीन्स रेजिस्टिविटी चेंज होगी, ठीक है। टेम्परेचर को भी चेंज करने पर रेजिस्टिविटी चेंज होती है। द शेप ऑफ द रजिस्टर इज चेंज्ड, ठीक। तो अगर हम बस केवल शेप चेंज कर दें तो मटेरियल तो वही है ना, टेम्परेचर भी वही है, तो इसका मतलब यहाँ पर रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, तो ये करेक्ट होगा। लास्ट ऑप्शन क्या है, बोथ मटेरियल एंड टेम्परेचर आर चेंज, अगर चेंज कर देंगे तो रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी।
ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। मीन्स यहाँ पर ये दोनों बातें समझ लेनी जरूरी है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो किस पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ मटेरियल बट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 और यहाँ पर 3 बल्ब दिए हुए हैं। एक बल्ब दिया है ए और इसकी रेटिंग है 40 वाट, दूसरा बल्ब है बी, इसकी रेटिंग है 60 वाट, तीसरा बल्ब है सी, इसकी रेटिंग है 100 वाट। और ये बताया जा रहा है कि अगर इन तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तो किसकी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। ठीक, तो ब्राइटनेस के लिए हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, ब्राइटनेस के लिए, और वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ब्राइटनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर रेटिंग। ठीक, मीन्स वो बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस, उस बल्ब की ब्राइटनेस ज्यादा होगी जिसकी पावर रेटिंग ज्यादा होगी। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। बट अगर यहीं पर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जस्ट इसी का अपोजिट हो जाता, मीन्स ब्राइटनेस इनवर्सली प्रोपोर्शन टू पावर रेटिंग। ठीक, तो यहाँ पर जिसका पावर ज्यादा है वो बल्ब ज्यादा ब्राइटनेस, उस बल्ब की ब्राइटनेस ज़्यादा होगी। मीन्स जो बल्ब 100 वाट का है इसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ऑफ बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लो, ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब विल बी द सेम, सेम तो नहीं होगा। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, ये भी रॉन्ग है क्योंकि सी का मैक्सिमम होगा। और सी ऑप्शन में बी और ए को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो 40 और 60 में जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा है उसकी ब्राइटनेस भी ज़्यादा है। ठीक है, तो सी करेक्ट हो जाएगा। डी में ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस, सी का तो लेस होना नहीं है। हाँ, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो सी का लेस हो जाता ब्राइटनेस, मीन सीरीज कॉम्बिनेशन में 100 वाट का जो बल्ब होता है उसकी ब्राइटनेस लेस होती। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15 और इसमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया है, उसमें 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं, एक 2 ओम और दूसरा 4 ओम, और दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड हैं, वो भी 6 वोल्ट की बैटरी से। तो यहाँ पर बताना है द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर इन 5 सेकेंड विल बी। ठीक, ये 2 ओम गिवन है और ये 4 ओम गिवन है, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो अगर हम करंट ड्रॉन कैलकुलेट करें तो क्या होता है, V अपॉन आर नेट। तो बैटरी कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, रेजिस्टेंस 4 + 2 6 हो जाएगा ये भी, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा करंट। ठीक है, अब अगर यहाँ पर करंट 1 एम्पियर है तो जो करंट 2 ओम रजिस्टर में जाएगा वही करंट 4 ओम रजिस्टर में भी जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताना है, हीट डिसिपेटेड बाई 4 ओम रजिस्टर। तो हीट के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, I²R T। तो यहाँ पे करंट कितना, करंट तो 1 एम्पियर का जा रहा है, 1 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना, 4 ओम वाले में कैलकुलेट करना है 4, टाइम कितना गिवन है 5, तो कितना 20, यूनिट क्या होगा जूल। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन एक बार 2010 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, तो ऐसा नहीं सोचना कि अब 2030 में पूछा जाएगा। ठीक है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो ऐसे सिमेट्री मत लगाना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। गिवन है an electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at 220 volt. A fuse wire of what rating must be used for it? ठीक, मतलब यहाँ पर कितने रेटिंग का फ्यूज वायर लगाना चाहिए। तो इसमें क्या गिवन है, पावर गिवन है कितना 1 किलो वाट, 1000 वाट हो जाएगा ये। ठीक, और अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज कितना गिवन है 220 वोल्ट। तो पहले इसमें करंट कैलकुलेट करो, तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा इन दोनों के टर्म में, P अपॉन V। तो जब इसको सॉल्व करोगे 1000 अपॉन 220 तो ये आ जाएगा 4.5 एम्पियर।
इसका ये मतलब कि जो फ्यूज वायर हम यूज करेंगे, ठीक, फ्यूज वायर पर जो रेटिंग होनी चाहिए वो 4.5 एम्पियर से स्लाइटली थोड़ा सा ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। मीन्स 4.5 एम्पियर से ग्रेटर होना चाहिए फ्यूज वायर की रेटिंग। तो 4.5 एम्पियर से ग्रेटर कौन है? 5 एम्पियर, मीन्स ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। इसका ये मतलब कि इससे ज़्यादा करंट उसको सप्लाई नहीं करना, मतलब उसका फ्यूज तभी काम करेगा जब इससे ज़्यादा करंट होगा, ये रेटिंग का मतलब होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। टू रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम व्हेन कनेक्टेड टू अ बैटरी विल हैव, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि 2 ओम का एक रेजिस्टेंस है, 4 ओम का दूसरा रेजिस्टेंस है, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी से तो क्या सेम करंट फ्लो करेगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं, सेम करंट फ्लो नहीं करता है। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है उसमें ज़्यादा करंट फ्लो करता है, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें कम करंट फ्लो करता है, तो ये तो रॉन्ग है। सेकेंड, सेम करंट फ्लोइंग थ्रू देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, ये करेक्ट है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम नहीं होता है सीरीज में, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेज अक्रॉस देम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी रॉन्ग है। ठीक, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पैरेलल में जब कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पर अगेन हम बता देते हैं, इसमें तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन बी करेक्ट है। पैरेलल और सीरीज में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिफरेंट होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस ये डिफर करता है और करंट सेम होता है। अब ये एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, तो पावर का यूनिट बताना है तो P इक्वल्स टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। तो यहाँ पर V के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट। करंट के लिए एम्पियर, तो वोल्ट इंटू एम्पियर में ऑप्शन ए करेक्ट है, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। किलोवाट आवर ये तो पावर का यूनिट नहीं है, ठीक है, अगर केवल किलोवाट होता तब तो यूनिट है, ये भी नहीं है। और यहाँ पर जूल सेकेंड, जूल सेकेंड नहीं होता है, ठीक है। पावर का एक और यूनिट होता है, यहाँ से निकाल सकते हो, जूल पर सेकेंड आता है। तो अगर यहाँ पर जूल पर सेकेंड गिवन होता तो ये भी करेक्ट हो सकता था, मीन्स उस केस में ये भी करेक्ट होता। और वैसे ये दोनों किसके यूनिट्स हैं? ठीक है, तो ये दोनों यूनिट्स हैं। अगर यहाँ से W कैलकुलेट करो P इंटू टी, तो इसका क्या हो जाएगा? वाट सेकेंड। तो ये दोनों एनर्जी के या वर्क डन के यूनिट्स हैं, ठीक है, या कह सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, ये दोनों ही यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी के यूनिट्स हैं। और एग्जाम्पलर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी की तरफ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस के लिए ही दिए जाते हैं, ठीक है, और इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल भी जाते हैं। तो अगर कंप्लीट एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेते हैं तो अलग अलग प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है।